आवाज पहुंच रही है क्या भाई सबको मेरी? हेलो। यस सर। ये बताओ, तुमने कल कुछ पढ़ाई करी? थोड़ी बहुत बहुत पा रहे हैं जो मुझे मैंने कुछ कराया था तुमने। यस सर। कुछ आगे करेंगे कुछ और। मजा करो तो फिर बात करें। चलो भाई, अब थोड़ा सा काम करते हैं। देखो, इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान से तुम लोग समझने की कोशिश करना। कल हमने कहा था कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। जो अगर कोई बॉडी एक ऐसे फोर्स के अंडर में मूव हो रही है जो कि थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट मेंटेन रहता है, इसके लिए हमने कल भी बात की थी कि भाई तुम्हें सीधा सीधा कुछ नहीं करना। कि जैसे ये यहाँ से थीटा एंगल पे है हॉरिजॉन्टल पे, डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरह। तो अगर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। अब भी नहीं आ रही? अब आ रही है सर। हाँ, मैं कह रहा था कि जैसे हमें वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स अगर कैलकुलेट करना है, तो हम कल पढ़ रहे थे कि हमें सीधा सीधा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। जिसमें कल डिसाइड हुआ था कि जो वर्क है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, डिपेंडिंग कि एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या फिर 90 है। अब इसमें दूसरा केस है कि अगर अपने पास में कांस्टेंट फोर्स ना हो, अपने पास में फोर्स जो है वो वेरिएबल हो जाए। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब समझो इसमें किस तरह का एग्जांपल हम लेंगे। जैसे F इक्वल टू 3x प्लस 4। तो तुम ये देखो कि इस पे जैसे जैसे ये बॉडी अपनी ओरिजिनल x जो है ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है स्टार्टिंग की पोजीशन के रेस्पेक्ट में ओरिजिन से। तो जैसे जैसे ये बॉडी आगे की तरफ बढ़ रही है तो x बढ़ रहा है इसका, तो उसके साथ साथ इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स भी बढ़ रहा है। जब x इक्वल टू 0 है तो फोर्स जो है वो 4 न्यूटन है। जब x इक्वल टू 1 है, मतलब ये ओरिजिन से 1 मीटर दूर है, तो फोर्स 7 हो जाएगा। जब 2 मीटर दूर हो जाएगी तो 10 हो जाएगा।
समझ रहे हो ना? Yes, sir. इसी तरह से मतलब ये जो वेरिएशन है ये कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? जो ये वेरिएशन है फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये इनफाइनाइट फंक्शंस हो सकते हैं, किसी भी तरह डिपेंड कर सकता है। जरूरी कोई है कि 3x+4 ही करेगा, 2x² + 9 कर जाए, e⁻x कर जाए, e⁻x sin x, तो कुछ भी मतलब एक फंक्शन मैथमेटिकल होगा जिसपे वो डिपेंड कर रहा होगा। तो इसमें बेसिकली हमें करना क्या है कि जो बॉडी का ओरिजिन है जहाँ से वो मोशन शुरू करती है, जैसे मान लीजिएगा कि भाई वो यहाँ से मोशन शुरू करती है, और जो उसका डेस्टिनेशन है, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट, सपोज कीजिएगा हम लोग एज्यूम करते हैं भाई कि ये टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है ये एस है, एस है या डी है, जो भी तुम मानना चाहो। और इसमें जो ओरिजिन है वो ये स्टार्टिंग की पोजीशन से मार्क्ड है यहाँ से। तो इसमें क्या होगा कि अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स ये बॉडी डिस्प्लेस होगी। अब उसमें ऐसा हो सकता है कि फोर्स इस तरह से अप्लाइड है इसी के पैरेलल, तब अपने पास थीटा के बारे में सोचने की ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि थीटा 0 होगा। हम्म। सर 1 मिनट फर्स्ट वाले पेज का रिपीट कर दो, फर्स्ट मेरा वाले में कनेक्ट नहीं हो रहा। फर्स्ट वाले में तो कुछ बताया ही नहीं, अभी बस ये बताया था जो कल बताया था कि कांस्टेंट फोर्स के अंडर में वर्क किए है, अब वेरिएबल फोर्स के अंडर में वर्क निकाल रहे हैं, तो वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल दिया है अभी तो कि वेरिएबल फोर्स इस तरह का होगा जैसे 3x+4 है, ठीक है सर। जो पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि पॉसिबिलिटी है कि फोर्स पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट के, तो थीटा 0 है, तो cos 0 सीधा सीधा 1 होगा, तो हमें यहाँ थीटा के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। पर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये फोर्स किसी एंगल पर अप्लाइड हो, तो उस केस में हम थीटा को भी इंक्लूड कर लेंगे। अगर थीटा वेरिएबल है तो फिर हम वेरिएबल थीटा को भी बनाएंगे, वो अलग किस्सा है दूसरा। फिलहाल अभी हम जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है, सिर्फ इसको देख रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है कि जहां से हम स्टार्ट होंगे, तो तुम ये देखो कि यहाँ सब जगह फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, हर एक इंटरवल के लिए फोर्स चेंज हो जाएगा। तो वर्क जो होता है बेसिकली ये होता है F.S। तो तुम ये देखो, इस इंटरवल के लिए फोर्स अलग है, इस इंटरवल के लिए फोर्स अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए। तो हम कौन से वाला फोर्स सेलेक्ट करें, हमारे सामने ये प्रॉब्लम हो जाएगी। जब ये फोर्स कांस्टेंट होता है पूरी जर्नी में, तो हम सीधा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेके काम कर लेते हैं। तो जब फोर्स चेंज होने लगे थ्रू आउट द जर्नी, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई हमें पूरे इंटरवल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और हर एक पार्ट का इंडिविजुअल वर्क अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ से एट अ डिस्टेंस x, एट अ डिस्टेंस r, कुछ भी ले लो, एट अ डिस्टेंस s, एक पोजीशन सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे हम रेंडमली कहीं होंगे। मतलब इस पूरी जर्नी में, ये जो यहाँ तक की पूरी जर्नी है, इस पूरी जर्नी में जब हम आगे की तरफ चल रहे थे, तो हमने अपने आप को कहीं पर रेंडमली ऑब्जर्व कर लिया कि वी आर एट अ डिस्टेंस s फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड body is further displaced by an amount ds। तो अब तुम ये बात देखो जरा कि अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जो फोर्स है एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन वो x² + 4x, मतलब इस तरह से फोर्स बदल रहा है। तो जब हम एट अ डिस्टेंस s होंगे, s, तो फोर्स कितना होगा, s² + 4s। Yes, sir. और जब हम इस बाउंड्री के एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे, तो ये फोर्स है स्टार्टिंग ऑफ बाउंड्री और ये फोर्स है एंडिंग ऑफ बाउंड्री। कितना, s + ds² + 4s + ds। अब पोजीशन थोड़ी बढ़ के डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा,
तो हमने x की जगह जो पोजीशन है वो डाल। एग्री होना है बात से? यस सर। अब तुम ये समझो कि अगर s जो है वो 4 है और जो ds है वो 0.00000001 है, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट हमने लिया है। तो तुम ये देखो कि ये और ये वाली टर्म मतलब 4 में अगर तुम ये वाली क्वांटिटी ऐड करते हो और उसका स्क्वायर करते हो तो नियर अबाउट 16 ही तो आएगी ये वाली टर्म। ये s प्लस डी एस का स्क्वायर है ना, तो s ये है और ds ये है, तो क्या इसके कंपैरेटिवली ये नेग्लिजिबल नहीं है? यस सर। यस सर। तो मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट को स्मॉलेस्ट क्वांटिटी एज्यूम कर रहे हैं तो ये वाली टर्म क्या अभी भी एस स्क्वायर और ये वाली टर्म क्या अभी भी एस नहीं है? बोलो। हम्म। यस सर। सर। तो इस इंटरवल की बाउंड्री के स्टार्टिंग पे भी फोर्स यही था और इस इंटरवल की बाउंड्री के एंडिंग पे भी फोर्स यही है। तो हम ये भी तो कह देंगे ना कि बीच की जो सारी की सारी पोजीशन है यहाँ पे भी फोर्स यही होगा। यस तो यस ओवर सर। ओवर द सर। एंटायर, हाँ बोलो। हेलो, तो पूछ रहा है अभी? तो ओवर द एंटायर बाउंड्री हम क्या कहेंगे भाई कि ओवर द एंटायर बाउंड्री जो फोर्स है वो कैसा है? सेम है। सेम मतलब कांस्टेंट है। और कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क हमने अभी पहले पढ़ा है, तो हम कहेंगे कि सेलेक्ट अ डिस्प्लेसमेंट ds which is covered under the action of this force, variable force, and at a distance s, because we are considering the interval at a distance s, जो डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स होगा वो होगा एस स्क्वायर प्लस 4s। सही है ना? यस सर। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? एफ डॉट इंटरवल कितना है ds। जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो एक डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क क्या बताया था? तो एफ इंटू एस। तो हम इस वर्क को कैलकुलेट कर रहे हैं इस इंटरवल के लिए जिसका डिस्प्लेसमेंट है ds, और यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो फोर्स एट अ डिस्टेंस s। बोलो, ये बात समझ नहीं आ रही है? तो यहाँ पे जो फोर्स है वो कितना है? एस स्क्वायर प्लस 4s, और ये इंटरवल कितना है ds। और अगर ये फोर्स पैरेलल है तो cos 0, और अगर कोई एंगल है तो cos थीटा की वैल्यू में यहाँ रख लो। एग्री होना इस बात से? यस यस। सर। तो तुम ये देखो कि ये जो वर्क है बेसिकली हमने एक वेरिएबल बनाया कि हम इंटरवल कैलकुलेट कर रहे हैं एट अ डिस्टेंस s। तो एट अ डिस्टेंस एक रेंडमली सेलेक्टेड इंटरवल के लिए हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया। तो ये जो वर्क है ये पोजीशन डिपेंडेंट है। यहाँ देखो जरा, ये s जो है ये वेरिएबल ही तो है, तो पोजीशन डिपेंडेंट है। तो ऐसे ऐसे इंटरवल जो होंगे वो अलग अलग जगह पोजीशन पर सिचुएटेड होंगे, नहीं होंगे। देखो इसकी पोजीशन यहाँ से अलग है, इसकी पोजीशन यहाँ पे अलग है, इसकी पोजीशन यहाँ पे अलग है, तो ये सारे के सारे इंटरवल अलग अलग जगह लोकेटेड है या नहीं? यस सर। यस सर। तो अगर मैं इन सारे के सारे इंटरवल्स को मतलब इन सारे के सारे इंटरवल्स के लिए वर्क को ऐड कर लेता हूँ, एडिशन का जो सिस्टम है वो मैंने तुम्हें कैसे बताया था कि भाई इंटीग्रेशन से ऐड कर लेंगे, एस स्क्वायर प्लस 4s इंटू ds। अब हम कहाँ से शुरू करेंगे? s की वैल्यू यहाँ 0 और s की वैल्यू एंडिंग बाउंड्री पे कितनी है d। अब उस पे चले जाओ जो तुम्हें इंटीग्रेशन पढ़ाया था लास्ट टाइम। ठीक है? हाँ सर। यस सर। तो इस टोटल इंटरवल को अगर हम जोड़ देंगे, बेसिकली किसको ऐड कर रहे हैं हम लोग? वर्क को। इस तरफ से इस एक्सप्रेशन को, तो हमें इस पूरी बाउंड्री के लिए वर्क मिल जाएगा। तो ये कितना होगा? ये होगा भाई एस स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो तो हो जाएगा कितना, s³ बाई 3 s³ बाई 3। प्लस ये हो जाएगा 4s² बाई 2, और ये हो जाएगा 0 से 2। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें एक बार हम रिप्लेस करते हैं वेरिएबल को अपर बाउंड्री से, एक बार लोअर बाउंड्री से माइनस करके। तो लोअर बाउंड्री से जब रिप्लेस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा।
और यहाँ पे आ जाएगा ये d³/3 प्लस 4d, ये सीधा 2d² आ जाएगा। तो ये d की वैल्यू कोई न्यूमेरिकल डिजिट भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकती है। तो बेसिकली हम ये वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे वेरिएबल फोर्स के अंडर में वर्क कैलकुलेट करने। बोलो ये बात समझ आई या नहीं? आ गई सर। आ गई सर। थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना, क्योंकि ये रिपीटेडली आगे इंटीग्रेशन वगैरह यूज होता रहेगा, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम पीछे जाके जो इंटीग्रेशन मैंने तुम्हें पढ़ाया था उसको एक बार रिवाइज कर लो। ये सारी ड्यूटी है तुम्हारी। अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा ये फील होने लगेगा आगे जाके कि हमारे पास ना 11th में कितना सारा सिलेबस करने को है, 9th 10th में कुछ भी नहीं था। तो इससे अच्छा तो पहले से हम बैलेंस बना लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब इसमें है नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझेंगे। नॉर्मली ये सब चीज़ें वो हैं जो लोग नेग्लेक्ट करते हैं। वर्क डन बाय सराउंडिंग। देखो वर्क डन बाय सराउंडिंग क्या होता है? बाय सराउंडिंग इज इक्वल टू द वर्क डन बाय all the force shown in free body diagram of an object। मतलब कंक्लूजन ये है कि अगर तुम्हारे से कोई वर्क डन बाय सराउंडिंग पूछता है तो सबसे पहले तुम जिस बॉडी के ऊपर वर्क डन बाय सराउंडिंग कैलकुलेट करना है उस बॉडी के लिए सबसे पहले उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ठीक है ना? ठीक है Yes, सर। sir. जब उसका फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा तो उसके बाद तुम ये चेक करो कि जितने भी फोर्सेस उस फ्री बॉडी डायग्राम में इंक्लूडेड हैं तो उन सब का अलग अलग वर्क निकालो और जोड़ दो। ठीक है? यस सर। Okay. तो जो आएगा वो वर्क डन बाय सराउंडिंग आएगा। और फिर इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट नोट भी है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या कहती है कि वर्क डन बाय सराउंडिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। याद रह जाएगी भाई ये यस सर। कि जो Yes. टोटल वर्क डन बाय सराउंडिंग है वही ये डिसाइड करता है कि इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होना है फाइनल। जरा अभी हम इसके एग्जांपल देखते हैं एक बार। मैं तुम्हारे से ये बात पहले बता देता हूँ। देखो कि जो आगे के 3 चैप्टर हैं, सेंटर ऑफ मास है, रोटेशनल मोशन है और सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये डिसाइडिंग चैप्टर्स हैं कि आगे की जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा इनको भाई थोड़ा ठीक से समझ लेना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़े से मतलब सीरियस चैप्टर हैं, इनको मतलब नेग्लेक्ट नहीं करा जा सकता, और ना इनमें हम इरेगुलरिटी बियर कर सकते। क्योंकि अगर तुम इरेगुलरिटी मेंटेन करने की कोशिश इन चैप्टर में करोगे तो पता चला पूरे साल ही इरेगुलर ही होगा। तो इसमें क्या है देखो, जैसे सपोज कीजिएगा कि ये एक सिंपल प्लेटफॉर्म है, एक ब्लॉक है इसके ऊपर, ये इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाइड है। ठीक? तो इस
फोर्स के अंडर में ये ब्लॉक जो है ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है एस डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो इसका जरा एफबीडी बनाओ इस पर। जब हम इसका एफबीडी बनाएंगे तो एक ब्लॉक है, इसके ऊपर mg नीचे की तरफ लगेगा, इन दोनों के बीच में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगी, ये ऊपर है और ये फोर्स है। देखो बेसिकली इसके ऊपर कितने फोर्स है? 3 फोर्स है। Yes, sir. Yes. तो Yes, जो sir. वर्क डन बाय सराउंडिंग होगा तो इसमें से हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय एजेंट। मतलब एजेंट का मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल सोर्स है उसको हम एजेंट बोल रहे हैं। वर्क डन बाय एजेंट कितना होगा? फोर्स चूंकि कांस्टेंट है इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस जीरो। क्योंकि फोर्स जो है और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ थीटा कितना है? 0। Yes, sir. तो ये कितना आ गया? एफ इंटू एस। दूसरा वर्क डन बाय नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना होगा? अब ध्यान से देखना, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। 90। एन इंटू एस इंटू कॉस 90। वर्क डन बाय ग्रेविटी mg इंटू एस इंटू कॉस 90। cos Cos 90। 90. तो तुम ये चेक करो कि यहाँ पे इन 3 के सिवाय इसके एफबीडी को बनाने में हमने कोई और फोर्स तो यूज करा नहीं। नो सर। तो अगर कोई पूछेगा कि भाई वर्क डन बाय सराउंडिंग ये कितना है? वर्क डन बाय एजेंट प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल कांटेक्ट कितना हो जाएगा? एफ इंटू एस। यस सर। मतलब Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें जब दिखेगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरह से यूज होता है। तुम्हारे पास कोई नोटबुक वगैरह है अभी? यस सर है। चलो तो निकाल Yes, लो sir. जरा, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ऐसा समझो कि अपने पास ना एक केबिन है, ऐसा जैसे लिफ्ट नहीं होती, और उस केबिन के अंदर एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक एम मास का। ये ऊपर जा रहा है ब्लॉक, मतलब लिफ्ट ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। A block of mass m kept on an inclined plane inside a lift which is moving up with constant velocity v। एग्री होना है इस बात से? यस सर। Yes. Then during time t, ड्यूरिंग टाइम टी से मतलब ये है कि जब तुमने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो तुमने स्टॉप वॉच ऑन करी, उस टाइम पे वो 0 रीडिंग शो कर रही थी। जब तुमने उसको क्लोज किया तो उसकी रीडिंग होगी टी। इतने टाइम इंटरवल में लिफ्ट तो ऊपर चली जाएगी ना कुछ, हाँ सर। तो तुम्हें कैलकुलेट करना है। और ये ध्यान रखना है कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक इज एट रेस्ट रिलेटिव टू लिफ्ट। मतलब अगर तुम ग्राउंड पे खड़े होके देखोगे तो थोड़ी देर में ये लिफ्ट यहाँ चली जाएगी, ब्लॉक यहाँ से यहाँ चला जाएगा। देखो समझ रहे हो ना? हाँ सर। पर अगर कोई पूछे कि तुम्हें बैठा दिया जाए भाई लिफ्ट के अंदर, यहाँ पे बैठा दे मान लो तुम्हें,
तो तुम्हें ये ब्लॉक ना तो यहाँ नीचे आते हुए दिखेगा ना ऊपर जाते हुए दिखेगा, ये स्टेशनरी है विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चूंकि कंप्लीट लिफ्ट मूव कर रही है तो ये भी मूव कर रहा है। यस मतलब सर। जैसे तुम ट्रेन के अंदर बैठे रहते हो तो तुम्हारे सामने जो तुम्हारा फेलो ट्रेवलर बैठा है सीट पे वो तो रेस्ट पे ही है। हाँ सर। पर अगर हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो पूरी ट्रेन चल रही है तो वो तुम्हें दोनों को शिफ्ट कर रही है। समझ रहे हो ना भाई? यस सर। तो ब्लॉक रेस्ट पे है विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? तुम्हें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय सराउंडिंग। जरा ये चारों चीजें कैलकुलेट। इंक्लाइन प्लेन स्मूथ नहीं है। अगर स्मूथ होगा तो वो रुक ही नहीं सकता। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे कैसे रुक जाएगा? हाँ सर। चलो फटाफट करो। किसी का हुआ है भाई नहीं हुआ? हेलो।
t इज इक्वल टू 0 पे लिफ्ट की वेलोसिटी भी 0 है क्या सर? नहीं, वो तो पूरी जर्नी में पहले से ही कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, हमेशा कांस्टेंट है। टी जीरो पे भी वी थी, टी इक्वल टू टी टू इक्वल टू टी पे भी वी है, आगे भी वी रहेगी और आगे भी वी रहेगी। तो जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे नीचे जा रहा है ना? नहीं, इंक्लाइंड प्लेन पे तो वहीं रखा है वो। अच्छा ठीक है सर। सर इसमें ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे? ये तुम चेक करो थोड़ा दिमाग लगा के। जितनी इंफॉर्मेशन है वो मैंने तुम्हें दे दी क्वेश्चन में। अगर क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो भाई मैं दोबारा लिंक सेंड करूंगा, फिर दोबारा से ज्वाइन करो। सर आंसर आ गया। चलो अभी चेक करते हैं जरा एक बार। ऐसा हो सकता है बट टाइम खत्म होने वाला है, तो फिर दोबारा ज्वाइन कर लेना अगर डिस्कनेक्ट हो जाए बीच में। देखो जरा फटाफट मैं बना देता हूँ। ये समझो कि ये लिफ्ट को तुम देख रहे हो एट टी इक्वल टू जीरो, और इसके ऊपर भाई ये है ब्लॉक। अब थोड़ी देर बाद फिर इसमें क्या होगा कि लिफ्ट चली जाएगी ऊपर। तो अब सिचुएशन तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो जरा आफ्टर टाइम टी। ठीक है ना? हाँ सर। ये सिचुएशन भाई ऐसी तो रहने वाली है। ये टी टू इक्वल टू टी है। बोलो। यस सर। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉडी किसी एक टाइम फ्रेम में कितना ट्रेवल कर लेती है? वेलोसिटी इनटू टाइम। हाँ सर। तो अगर तुम बॉटम से देखोगे तो हमें बॉटम देखनी पड़ेगी लिफ्ट की। अगर टॉप से देखोगे तो टॉप देखना पड़ेगा, तो हर एक बॉडी उतना ही तो शिफ्ट होगी इस लिफ्ट की। तो एम भी तो हाँ कितना, जी सर। तो एम भी कितना शिफ्ट होगा? वीटी। वीटी शिफ्ट होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। अब उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कि अलग अलग वर्ड, तो भैया हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस ब्लॉक का पहले एफबीडी बनाना पड़ेगा। अब देखो, इसके ऊपर फोर्स है। एक तो सबको पता है कि अर्थ सब चीजों को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है नीचे। हाँ सर। अब ये देखो, इनक्लाइंड प्लेन पर रखने की वजह से इस ब्लॉक की मूवमेंट टेंडेंसी किस तरफ है? नीचे। नीचे की तरफ। इधर की तरफ ही तो जाने की कोशिश कर रहा है। हाँ सर।
पर जा नहीं पा रहा। इसमें लिखा था कि रिलेटिव टू लिफ्ट ये रेस्ट पे है, तो कौन रोक रहा है इसको नीचे जाने से? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किधर फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा फिर? अपवर्ड्स। अलोंग द प्लेन, इधर की तरफ। हाँ सर। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? नहीं है सर। और भाई अगर बात करें फिर हम नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की, तो उसके क्या हालचाल होंगे? कैसे? बोलो। यानी कि हाँ सर। ब्लॉक के ऊपर किस तरफ होगा? इधर से। और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके नीचे की तरफ होगा। ये बता दो कि यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नो सर। अब ये चेक करो जरा, अगर डायमेंशन में तुम इसकी देख रहे हो तो भाई ये mg है, ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की डायरेक्शन है, ये एंगल थीटा है, शायद अपने लिखा था उसके इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा है। तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा। मतलब ये सब चीजें इतनी जल्दी कर देनी है तुम्हें, इनकी हैबिट ऐसे डाल लो कि कौन सा एंगल थीटा, कौन सा 90 माइनस थीटा होगा, तो इन सब में तुम्हें टाइम बचेगा। तो अब अगर मैं इसको ऊपर एक्सटेंड कर देता हूँ, इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा होगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या मुझे? नहीं है सर। ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। अब ये देखो कि ये ब्लॉक जो है ये रेस्ट पे है बेसिकली, समझ यस रहे सर। हो? तो अगर तुम्हें स्टैटिक फ्रिक्शन याद है, तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि कोई फोर्स अप्लाइड अगर 10 न्यूटन है और बॉडी चल नहीं पा रही, तो कितना फ्रिक्शन डेवलप हो रखा है पीछे? 12 न्यूटन है, तो ये चल नहीं पा रही, तो कितना फ्रिक्शन डेवलप हो रखा है? 12। बेसिकली ये एक वेरिएबल फोर्स होता है जो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है अकॉर्डिंग टू द लिमिट, अकॉर्डिंग टू हाँ द सर। स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। तो प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? नहीं है सर। तो इस ब्लॉक को अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए कितना फोर्स काम कर रहा है? mg sin थीटा। यस यस सर। सर। तो जब ये इसके रिलेटिवली चल नहीं पा रहा, तो यहाँ हम फ्रिक्शन को बगैर किसी से पूछे लिख देंगे कितना। बोलो। यस सर। और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो है उसको हम कितना लिखेंगे यहाँ पे? mg cos थीटा। ये mg cos थीटा है। अब तुम ये देखो, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है कितना? vt। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में है ऐसे। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी है? mg cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट vt, और इनके बीच में एंगल कितना है? ठीक है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा? n vt cos थीटा। और n कितना है? mg cos थीटा इंटू vt cos थीटा। कितना हो गया? mg vt cos स्क्वायर थीटा। बोलो भाई कोई प्रॉब्लम है किसी? सर ये नो एन सर। cos थीटा और फ्रिक्शन को mg sin थीटा वाला बता दो। ये तो हम पिछले न्यूटन लॉ वाले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं भाई। अगर इसमें भी तुम्हें डाउट है अभी तक, तो फिर तो तुम पीछे के चैप्टर जाकर रिवाइज करने चाहिए ना अच्छे से। ये मतलब कि ग्रेविटेशन से का ये है ना mg sin ये थीटा और इसके cos थीटा। कंपोनेंट ही तो है दो। इस तरफ mg cos थीटा होता है, इधर mg sin थीटा होता है। तो ये फ्रिक्शन वाले में ऐड नहीं होंगे मतलब? फ्रिक्शन वाला उधर की तरफ है, उसमें ऐड कैसे हो जाएंगे?